हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर हो गया था जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, ओपन क्लोज एंड आइसोलेट सिस्टम क्या है, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल क्या है, पाथ फंक्शन पाथ वेरिएबल क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस की। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस जिनमें हम स्टडी करते हैं, जैसे आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जिनकी स्टडी कर रहे हैं हम, कांस्टेंट हीट पे, उन प्रोसेस को हम नाम देते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। नंबर फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब से प्रोसेस स्टार्ट होती है और जब तक खत्म होती है, मींस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म। थर्म मींस टेम्परेचर यहां पे यूज कर रहे हैं हम। आइसोथर्मल का मतलब है प्रोसेस इन विच टेम्परेचर is constant throughout the process. Is called isothermal process. यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुई। सपोज करो कि इसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम इसका V1 है और टेम्परेचर हम T यूज कर रहे हैं। ये इसकी इनिशियल स्टेट है और प्रोसेस को हम फाइनल स्टेट पे ले गए। देन फाइनल स्टेट पे सपोज करो प्रेशर बढ़ के P2 हो गया, या घट के P2 हो गया, चेंज हो गया प्रेशर, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, V2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में हम प्रोसेस को नाम देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्टेट फंक्शन होता है टेम्परेचर, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी में चेंजिंग इन टेम्परेचर विल बी जीरो। और जिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का चेंज जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में डेल्टा टी जीरो है तो उसका डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू मींस इंटरनल एनर्जी चेंज विल आल्सो जीरो। टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी change will be zero for isothermal process. Second is isobaric process. ऐसी प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। यानी प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। प्रोसेस को नाम दिया हमने आइसोबारिक। एंड उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि प्रोसेस इनिशियल स्टेट ये थी, इस कंडीशन में प्रेशर हमने P रखा,
कांस्टेंट है प्रेशर, वॉल्यूम इसका V1 है और टेम्परेचर इसका T1 है। इसको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे ले गए हम। तो फाइनल स्टेट पे जाने पे इसका प्रेशर तो P रहा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया, V2 हो गया और टेम्परेचर चेंज हो गया T2, यानी कि हम वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज की स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोसेस को हम नाम देंगे आइसोबारिक। हर स्टेप के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और इस टाइप की प्रेशर के लिए प्रोसेस के लिए डेल्टा पी जो होगा वो जीरो होगा, मींस प्रेशर का जो चेंज आएगा वो जीरो होगा और प्रेशर जो होता है वो स्टेट फंक्शन है, इसलिए इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। थर्ड इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में रेगुलर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट इन द प्रोसेस थ्रू आउट, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। Throughout the process is called isochoric process. इस प्रोसेस को नाम देंगे हम आइसोकोरिक, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज होगा इसमें। आइसोथर्म जो प्रोसेस थी, आइसोथर्मल प्रोसेस थी, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे। आइसोबारिक थी, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होंगे। और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होंगे, यानी कि इसका वॉल्यूम शुरुआत में भी है, इनिशियल स्टेट है इसकी, प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है। फाइनल स्टेट पे ले गए हम इसको, जिसमें प्रेशर चेंज होकर P2 हो गया और टेम्परेचर चेंज होकर V2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है इसका रेगुलर। देन इट इज फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस को हम नाम देंगे आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी। और इस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ऑलवेज डेल्टा V विद जीरो, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। फाइनल में भी V है और इनिशियल में भी V है, तो चेंजिंग इन वॉल्यूम इज जीरो। वो जीरो होगा। और अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मींस प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो उस कंडीशन में प्रोसेस के अंदर वर्क डन भी जीरो होता है। ये ध्यान देने की चीज है, यानी वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो वर्क डन भी हमेशा ही क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो रहता है। फोर्थ इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होते हैं, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज जीरो होगा, यानी कि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा और सिस्टम हीट को इवॉल्व भी नहीं करेगा। प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज बिटवीन system and surrounding not take place in this process. Volume, pressure and temperature of system changed। इस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा,
तो जिस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडिबेटिक प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एडिबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एडिबेटिक। यानी कि हमारे पास इस टाइप का एक सिस्टम है जिसकी इनिशियल स्टेट ये है और ये फाइनल स्टेट पे चला जाता है। इस कंडीशन में इसका प्रेशर P1 है, तो इसका प्रेशर चेंज होकर P2 हो गया, बढ़ गया, घट गया, जो भी चेंज है। स्टेट फंक्शन है तो P2 माइनस P1 के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। ये इसकी फाइनल स्टेट है। वॉल्यूम इसका V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अब कौन बड़ा कौन घटा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इसकी हीट, जो अंदर की हीट थी उतनी रही, हीट में चेंज नहीं हो, यानी बाहर से हीट एब्जॉर्ब नहीं करता और अंदर की तरफ हीट इवॉल्व नहीं करता। उस कंडीशन में हीट एक्सचेंज प्रोहिबिटेड। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे चारों तरफ एक थर्मल इंसुलेटर लगा दिया। पिस्टन भी है, वो थर्मल इंसुलेटर है। इसी कंडीशन में यहाँ पे भी थर्मल इंसुलेटर है, पिस्टन भी है, वो थर्मल इंसुलेशन है। यानी हीट बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सकती। यानी कि यहाँ पे लगा क्या है, थर्मल इंसुलेटर। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम नाम देते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। जिस टाइप से मैंने जूल थॉमसन इफेक्ट में आपको ये बताया है कि जब गैस को हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करवाया जाता है, गैस को हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करवाया जाता है किसी नोजल से, तो गैस क्या करती है कि बाहर से कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करती, बाहर की तरफ कोई हीट इवॉल्व नहीं करती, खुद के ही टेम्परेचर को चेंज करती है। जूल थॉमसन इफेक्ट होता है उसमें कि या तो टेम्परेचर अपना कम कर लेती है या फिर अपना टेम्परेचर क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है, कूलिंग इफेक्ट शो करती है, फिर हीटिंग इफेक्ट शो करती है, फिर कोई इफेक्ट शो नहीं करती, इन्वर्जन टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट शो नहीं करती। तो उस कंडीशन में उसके पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी तेजी से बाहर निकलती है वो, इतना टाइम नहीं होता कि वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ले या सराउंडिंग को हीट डेवलप कर पाए। तो उस टाइप की जो प्रोसेस होगी विच इज एडियाबेटिक। जैसे फुटबॉल है या फिर ट्यूब है कोई टायर की, उस ट्यूब के अंदर हवा भरी हुई है या टायर को हमने पंक्चर कर दिया, तो एकदम अंदर से एयर बाहर की तरफ फ्लो करेगी, बाहर की तरफ फ्लो करेगी तो इतना फास्ट प्रोसेस होगी कि वहां से बाहर की तरफ फ्लो करते हुए वो ना तो बाहर की तरफ से हीट एब्जॉर्ब कर सकती और ना ही हीट इवॉल्व कर सकती। तो उस टाइप की जो प्रोसेस होगी विच इज एडियाबेटिक प्रोसेस। और उस टाइम आप देखते हैं कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, तो इंटरनल प्रेशर फाइनली कम होता चला जाता है, तो P1 ज्यादा है और P2 क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। वॉल्यूम है अंदर का, तो बाहर की तरफ गैस तेजी से एक्सपेंड होगी तो उस कंडीशन में कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। तो जब पंचर हो जाता है किसी टायर का, तो उसमें से निकलने वाली जो एयर है या फिर नोजल से निकलने वाली एयर जो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, वो हमें ठंडी फील होती है, कूल फील होती है। उसका रीजन ये है कि वो अपने टेम्परेचर को डाउन कर चुकी होती है। तो उस टाइप की प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी कि वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चेंज होते हैं। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम नाम देंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q विच इज इक्वल टू 0। व्हाट इज Q? Q is small quantity of heat absorbed or evolved by the system. या फिर हम Q को कैपिटल Q से भी नोट कर सकते हैं, तो डेल्टा Q भी यहाँ पे पूछ कर सकते हैं। डेल्टा Q मीन्स हीट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि Q यहाँ पे सिस्टम की हीट नहीं है, Q क्या है, हीट एक्सचेंज है जिसमें कोई चेंज नहीं आया। ये थी एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर इन सब के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करें, चारों प्रोसेस के लिए हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे हम प्रेशर यूज करें और यहाँ पे हम वॉल्यूम यूज करें। ये एक्स एक्सिस यूज किया हमने और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम और वाई एक्सिस पे हम प्रेशर कर रहे हैं। सपोज करो कि इनिशियल स्टेट में ये कंडीशन थी, तो प्रोसेस अगर इस टाइप से चल रही है, देन प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर पे है,
वॉल्यूम एक्सचेंज होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, देन इट इज आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबारिक। अगर प्रोसेस इस टाइप से चलती है, ये इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट ये है, तो उस कंडीशन में जो प्रोसेस होगी विच इज आइसोकोरिक। क्योंकि इस प्रोसेस में वॉल्यूम रेगुलर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अगर प्रोसेस इस टाइप से चलती है देन इट इज आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस है। और अगर प्रोसेस इस टाइप से चलती है देन इट इज एडियाबेटिक। ध्यान देना, ये सभी मैंने एक्सपेंशन बताए हैं। यहां पे आइसोबारिक एक्सपेंशन है, आइसोबारिक एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। लेकिन ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, एक्सपेंशन नहीं है। एक्सपेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। ये इनकी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट पे यहाँ पे पीआई, वीआई एंड टीआई है सपोज करो। ये इसकी फाइनल स्टेट है। यहाँ पे प्रेशर तो पीआई रहेगा लेकिन वॉल्यूम वी एफ हो जाएगा और टेम्परेचर टी एफ हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज होगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में अगर देखें तो प्रेशर तो पी एफ हो गया, फाइनल हो गया, लेकिन वॉल्यूम वी आई रहा इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल, और टेम्परेचर चेंज हो गया विच इज टी एफ, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है वी आई और वी आई। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो गए, वी आई सॉरी पी आई पी एफ में कन्वर्ट हो गया, टी आई टी एफ में कन्वर्ट। आई मीन्स इनिशियल, एफ मीन्स फाइनल। इस केस में देखें देन पी एफ, वी एफ एंड टी एफ तीनों चीजों में चेंज हो जाएगा। प्रेशर भी फाइनल हो जाएगा, वॉल्यूम भी फाइनल हो जाएगा और टेम्परेचर भी फाइनल होगा एडियाबेटिक में। और अगर हम आइसोथर्मल में देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, पी एफ प्रेशर चेंज हो जाएगा, फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा, वी एफ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट टेम्परेचर इज टी आई, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल ही रहेगा। तो ध्यान देना, ऊपर की तरफ आइसोथर्मल और नीचे की तरफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन का ग्राफ आता है। अगर इसको हम कंप्रेशन के ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं कंप्रेशन में साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, केवल आइसोथर्मल और एडियाबेटिक चेंज हो जाएगा। कंप्रेशन में एरो इस टाइप से दिखाई देगा, बिल्कुल ऑपोजिट। ये आइसोबारिक कंप्रेशन है। कंप्रेशन क्यों है? क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं, इसलिए गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी होगी? आइसोकोरिक। ये एडियाबेटिक हो जाएगी कंप्रेशन, और ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। उल्टा हो गया है, कंप्रेशन में एडियाबेटिक ऊपर आएगा और आइसोथर्मल नीचे आएगा। कंडीशंस आपको बता ही रखी हैं कि इसमें आइसोबारिक कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, इसमें डेल्टा पी की वैल्यू 0 रहेगी, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। एडियाबेटिक में कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, क्यू 0 रहेगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर डेल्टा टी कंप्रेशन हो, एक्सप्रेशन हो, और डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज, दोनों 0 रहेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर डेल्टा वी 0 रहेगा, वॉल्यूम में चेंज, और वर्क डन भी 0 रहेगा। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये 4 प्रोसेस थी। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ध्यान देना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोकोरिक हो सकते हैं, आइसोबारिक हो सकते हैं, आइसोथर्मल हो सकती है, इसलिए टाइप ही अलग है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो पहले रिवर्सिबल का मैं कंडीशन ले रहा हूं।
जिस टाइप से रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में कन्वर्ट होती है, फाइनल स्टेट वापस से इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट होती है, यानी कि ड्राइविंग फोर्स वर्क करते हैं, फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स भी वर्क करता है और बैकवर्ड ड्राइविंग फोर्स भी वर्क करते हैं, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों फोर्स एक्टिंग में हो और लगभग दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हो, दोनों फोर्स की वैल्यूज लगभग सेम हो, यानी कि सिस्टम हमेशा ही सराउंडिंग के साथ किसी ना किसी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा। प्रोसेस को हम नाम देंगे रिवर्सिबल। द प्रोसेस इन विच both forward and backward driving force present in acting the system is present in an equilibrium with surrounding by any physical property at any step प्रोसेस की किसी भी स्टेट में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का कोई ना कोई इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होना चाहिए सिस्टम सराउंडिंग के साथ। बहुत स्लो प्रोसेस है, इट इज इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत ज्यादा स्टेट में कंप्लीट होती है। इट कंप्लीट इन इनफाइनाइट स्टेट्स, बहुत ज्यादा स्टेट्स में कंप्लीट होती है और सभी स्टेट के अंदर ये किसी ना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के इक्विलिब्रियम में रहेगा सिस्टम का सराउंडिंग के साथ या सराउंडिंग का सिस्टम के साथ। तो उस कंडीशन में बहुत स्लो है, इसका मतलब बहुत टाइम लगाएगी कंप्लीशन में क्योंकि इनफाइनाइटली स्टेट्स होती हैं इसके अंदर। इट कंप्लीट इन वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय में ये कंप्लीट होती है। और रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है, यानी कि यूनिवर्स में कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होती नहीं है, इट इज एन आइडियल प्रोसेस। ये एक आइडियल प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंस आएगा उस टाइम में समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की ही। तो ये एक स्टेप थी, सिस्टम ए है, कंडीशन ए पे है और ये बी में कन्वर्ट हुई है, बी भी वापस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग में है और यहाँ पे बैकवर्ड फोर्स एक्टिंग में है और दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। यानी फॉरवर्ड फोर्स जो होता है वो बैकवर्ड फोर्स से इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, ग्रेटर, यानी फॉरवर्ड फोर्स इनफाइनाइटली स्मॉल ग्रेटर देन बैकवर्ड फोर्स। सपोज करो फॉरवर्ड फोर्स है 0.00005940, इतना फॉरवर्ड फोर्स है, इसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। तो जो बैकवर्ड फोर्स होगा वो 0.00005939, ये बैकवर्ड फोर्स होगा, यानी कि दोनों में डिफरेंस रहेगा, लेकिन जो फॉरवर्ड फोर्स है वो स्लाइटली ग्रेटर रहेगा। स्लाइटली ग्रेटर मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल ग्रेटर, बहुत कम इससे ज्यादा रहेगा।
तो उस कंडीशन में रिएक्शन प्रोसेस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा रहता है बैकवर्ड से, और लगभग इक्विलिब्रियम में रहेगा सिस्टम सराउंडिंग के साथ और सराउंडिंग सिस्टम के साथ। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, in reversible process, entropy change of universe will be zero। ध्यान देना, एंट्रोपी चेंज दिया है मैंने यूनिवर्स का, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कैसे होगा, जीरो होगा। एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम विच इज ऑल्सो जीरो। सिस्टम का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो होता है, और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज भी कैसा होगा, जीरो होगा। और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स विच इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यूनिवर्स की अगर कोई चीज निकालनी है तो यूनिवर्स में दो ही चीजें हैं, एक तो सिस्टम है और एक सराउंडिंग है, यानी दोनों के सम के इक्वल यूनिवर्स में चेंज आएगा, क्योंकि यूनिवर्स में हमने दो चीजें यूज करके, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो उस कंडीशन में सिस्टम में कितना चेंज आ रहा है, सराउंडिंग में कितना चेंज आ रहा है, दोनों का सम क्या है, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि हमेशा ही अगर सिस्टम में कोई चीज पॉजिटिव हो रही है तो सराउंडिंग से नेगेटिव हो जाएगी, सराउंडिंग में वो चीज कैसे होगी, नेगेटिव। सपोज करो एक सिस्टम है, इसने 5 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब की, कितने कैलोरी हीट एब्जॉर्ब की, 5 कैलोरी। कहां से करेगा, सराउंडिंग से। तो सिस्टम के लिए तो वो हीट पॉजिटिव हो गई, लेकिन सराउंडिंग से वो हीट कम हो गई। इसका मतलब जो सिस्टम में पॉजिटिव चेंज आता है तो सराउंडिंग में वो नेगेटिव आएगा, सिस्टम में अगर वो नेगेटिव चेंज आता है तो सराउंडिंग में वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हीट का फ्लो कहां हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग। अगर इसने 5 कैलोरी हीट सिस्टम है और इसने 5 कैलोरी हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की, तो उस कंडीशन में सराउंडिंग में हीट नेगेटिव आ गई 5 कैलोरी, और सिस्टम में वो पॉजिटिव हो गई 5 कैलोरी। अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट इवॉल्व करता है तो सिस्टम में वो हीट क्या हो गई, कम हो गई, और सराउंडिंग में वो बढ़ गई। यानी सिस्टम में जो चेंज पॉजिटिव होता है सराउंडिंग में कैसा होता है, नेगेटिव। यानी सिस्टम में जो एंट्रोपी का चेंज आएगा अगर वो पॉजिटिव है तो सराउंडिंग में एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, नेगेटिव, और दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तब जीरो हो जाएगा। या फिर सिस्टम में अगर कोई चेंज नेगेटिव आ रहा है, सराउंडिंग में कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और दोनों की मैग्नीट्यूड कैसे होना चाहिए, इक्वल। मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गई तो जीरो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइडियल कंडीशन है कि रिवर्सिबल एक आइडियल प्रोसेस होती है, क्योंकि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होते हैं, साइन तो अपोजिट होंगे, एक का पॉजिटिव होगा तो एक का नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सराउंडिंग एक बहुत बड़ा एरिया हो गया और सिस्टम एक बहुत छोटा एरिया हो गया। और एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, अमाउंट पे डिपेंड करती है। यानी कि सिस्टम के अंदर जो अमाउंट था उसमें एंट्रोपी का कितना चेंज हुआ, और सराउंडिंग में जो अमाउंट था उसमें एंट्रोपी का कितना चेंज हुआ, दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि अमाउंट अलग अलग है दोनों में। तो उस कंडीशन में ये एक आइडियल प्रोसेस होती है। अब मैं बात कर रहा हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जिसमें केवल फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग में होते हैं, फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग में होते हैं, विच इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि इनिशियल से फाइनल स्टेट में ही जाना है, बैकवर्ड नहीं आना है। तो उस कंडीशन में बैकवर्ड फोर्स एक्टिंग में नहीं रहता, केवल कौन सा फोर्स एक्टिंग में रहता है, फॉरवर्ड। और बहुत कम स्टेप में या फिर दो ही स्टेप में वो कंप्लीट हो जाती है, बहुत कम स्टेप में या फाइनाइट स्टेप के अंदर वो कंप्लीट होती है ये प्रोसेस, और ये फास्ट प्रोसेस है। और जितनी भी प्रोसेस चल रही है नेचुरल प्रोसेस वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। in which only forward force present in acting is called irreversible process.
केवल फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग में होते हैं। कंप्लीट इन फाइनाइट स्टेप, फाइनाइट स्टेप्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है या फिर 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। एंड इट इज फास्ट प्रोसेस, all natural process are irreversible process। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल है, वो प्रोसेस यूनिवर्स में नहीं होती है, यानी कि सभी प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल। तो प्रोसेस इरिवर्सिबल आइसोथर्मिक हो सकती है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सकती है, इरिवर्सिबल आइसोकोरिक हो सकती है, इरिवर्सिबल आइसोबारिक हो सकती है। इसी टाइप से रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस हो तो रिवर्सिबल आइसोबारिक हो सकती है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो सकती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो सकती है और रिवर्सिबल साइक्लिक हो सकती है, जो कि आगे बताऊंगा मैं। और रिवर्सिबल आइसोकोरिक हो सकती है, आइसोबारिक हो सकती है, कोई भी प्रोसेस हो सकती है। यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो सभी नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल कैसे होती है, इसका मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। हमेशा ही क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप। हमने कोई मशीन नहीं लगा रखी है कि हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट के फ्लो के लिए हमने मशीन लगा दी, ऐसा नहीं है, अपने आप होता है, विच इज नेचुरल प्रोसेस, विच इज इरिवर्सिबल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो, ऐसी हम कोई मशीन नहीं बना सकते जो कम टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करके हायर टेम्परेचर को हीट सप्लाई कर सके। ये एक नेचुरल प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल है, बैकवर्ड नहीं आएगी। दूसरा, नेचुरल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं कि हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, एयर फ्लो करती है, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, अपने आप, कोई मशीन नहीं लगा रखी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एयर फ्लो कर जाए, जब तक हम कोई मशीन नहीं लगाएंगे, वैक्यूम पंप जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। यानी वैक्यूम पंप अगर हमने लगा दिया तो हम लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एयर को फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन विच इज कंडीशनल प्रोसेस, वो नेचुरल नहीं है। वो कैसी प्रोसेस होगी, कंडीशनल, उसमें हमने कंडीशन लगा दी। तो नेचुरल प्रोसेस क्या है, हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करेगी, और कब तक करेगी, जब तक कि दोनों डायरेक्शंस के प्रेशर इक्वल ना हो। यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि कोई ना कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनी, तो दोनों में प्रेशर का इक्विलिब्रियम बन गया, उस कंडीशन तक चलेगी। उसी टाइप से हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एयर का फ्लो, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम ना बने, दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो, तब तक फ्लो होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी टाइप से मैं आपसे बात करूं, हायर एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ लिक्विड फ्लो करता है, अपने आप करता है, नेचुरल प्रोसेस है, कोई मशीन नहीं लगा रखी है हमने। कैसी प्रोसेस है, नेचुरल। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लो से हाई की तरफ नेचुरली लिक्विड फ्लो कर जाए, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है। हाँ, हमने नीचे मोटर लगा दी, मोटर से हम लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ लिक्विड को फ्लो करवा लेते हैं, जैसे वाटर को फ्लो करवा दिया हमने, तो वो एक कंडीशनल प्रोसेस हो गई। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होती है। इस दुनिया के अंदर, इस यूनिवर्स में इतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो नेचुरल, जो अपने आप चल रही है। हम कंडीशन कुछ प्रोसेस पे लगा सकते हैं, वो भी अर्थ के ऊपर। जैसे मैंने बताया, वैक्यूम पंप बना लिया हमने, कंडीशन लगा दी प्रोसेस पे, हमने मोटर लगा दी, कंडीशन लगा दी प्रोसेस पे। लेकिन ज्यादातर प्रोसेस ऐसी हैं जिन पे हम कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हीट का फ्लो एक नेचुरल प्रोसेस है, इस पे हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। अब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो सन अपनी जगह है, अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उस अर्थ को हम रोक नहीं सकते, हम वहां पे कंडीशन नहीं लगा सकते, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप चलने वाली प्रोसेस है, नेचुरल है। तो कैसी प्रोसेस रहेगी, वो इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं होगा कि इस टाइप से चल रहा है अर्थ सन के चारों तरफ और फिर इस टाइप से घूमने लगी, ऐसा प्रोसेस नहीं है। इसी टाइप से बच्चे ने जन्म लिया, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, प्रोग्रेस होगी उसके अंदर, नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बड़ा से धीरे धीरे वो छोटा हो जाए, उसमें हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। तो बहुत मतलब यूनिवर्स के अंदर करोड़ों ऐसी प्रोसेस जो अपने आप चल रही हैं, उनमें से हम 5000 से लेके 4000 से लेके 5000 प्रोसेस पे कंडीशन लगा सकते हैं बस, वो भी अर्थ के ऊपर। जैसे किसी रिएक्शन में कंडीशन लगा दी, किसी प्रोसेस में कंडीशन लगा दी, तो दो टाइप की प्रोसेस हो गई, एक तो स्पॉन्टेनियस हो गई, एक नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। यानी इरिवर्सिबल होती है सभी, लेकिन स्पॉन्टेनियस वो है जिनमें हम कंडीशन नहीं लगा पा रहे हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो है जिनमें हम कंडीशन लगा सकते हैं।
नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्यादा होती है यूनिवर्स में नंबर ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। यानी कैसी प्रोसेस हो गई, इरिवर्सल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें केवल इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना है। प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है, फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगी, फाइनाइट स्टेप्स बनेंगी। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल स्टेट है। प्रोसेस इरिवर्सिबल है। तो इसमें अगर हम देखें तो दो टाइप की होगी। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है इसमें एंट्रोपी का चेंज यूनिवर्स का विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो नहीं होगा। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज सिस्टम का कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गए तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगी। ये जीरो नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल है और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर में चल रही है, लेकिन नेचर के अंदर हम कंडीशन लगा के चला रहे हैं उसको। दीज आर कंडीशनल। जैसे कि एक ही एग्जांपल दूं मैं कि हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस हो गई, अपने आप नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस हो गई। हम ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट के फ्लो को कर सके, यानी कि उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। हायर एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, अपने आप कर रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर हमने मोटर लगा दी, लो एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ लिक्विड के फ्लो को करवा दिया, देन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड कंडीशनल प्रोसेस। यानी कि उस प्रोसेस में दोनों हो सकती है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो कर रही है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है। लो प्रेशर की तरफ से हायर प्रेशर की तरफ एयर को हम फ्लो करवाते हैं, मशीन लगा देते हैं, वैक्यूम पंप लगा दिया हमने, देन कंडीशनल होगी। तो उन प्रोसेस में हम कंडीशन लगा पा रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। बच्चे ने जन्म लिया, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, नेचुरल प्रोसेस है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन बड़े ने जन्म लिया और धीरे धीरे हम उसको छोटा कर दें, ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते। यानी कि नेचर में चलने वाली प्रोसेस सभी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन उनमें से कुछ प्रोसेस पे हम कंडीशन लगा के उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। प्रोसेस कैसी हो गई, इरिवर्सिबल। अब स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है इसके लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है हमेशा ही, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है इसके लिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। इसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज सिस्टम का, ध्यान देना साइन ऑपोजिट होता है, नेगेटिव होगा। जो अपने आप चलने वाली प्रोसेस होती हैं उनके लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज सिस्टम का कैसा होगा, नेगेटिव। और इसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम विच इज पॉजिटिव। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज सिस्टम का नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। कंडीशनल जो प्रोसेस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विच इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ये होता है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कैसा है, पॉजिटिव है, देन इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम
प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है then it is negative, then it is non spontaneous process. जैसे एक नेचुरल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, मिल्क था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मिल्क को हमने कर्ड में कन्वर्ट किया और मिल्क ही फटने के बाद चीज में कन्वर्ट हो गया। ये अपने आप फट गया, रखा रखा फट गया, तो किसमें कन्वर्ट हो गई? चीज में। देन इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मिल्क को अगर कर्ड में कन्वर्ट करना है तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसमें कोई ऐसे भी सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा। देन इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, कंडीशनल प्रोसेस है। और बोथ प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। कर्ड को वापस मिल्क में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, चीज को हम वापस से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल एंड इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। दोनों ही प्रोसेस कैसी हैं? इरिवर्सिबल है। ये इनके जनरल एग्जांपल होंगे। अब मैं दूसरे टाइप से इन दोनों का एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को। सपोज करो कि आपने एक सिस्टम लिया है जिसमें इनिशियल स्टेट पे पिस्टन यहां पे है और ये भी एक सिस्टम लिया है। दोनों सिस्टम सिमिलर है जिनमें इनिशियल स्टेट पे पिस्टन यहां पे है। जो फर्स्ट सिस्टम है इसने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट सराउंडिंग से डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब की और ये इवॉल्व भी कर पा रहा है, विच इज इक्वल टू 0.00005 कैलोरी। बहुत कम क्वांटिटी है। इसने क्या किया कि हीट केवल एब्जॉर्ब की, विच इज 50 कैलोरी। सराउंडिंग से इसने 0.00005 कैलोरी एब्जॉर्ब की और इतनी इवॉल्व भी कर सकता है क्योंकि हीट की क्वांटिटी कम है। तो यहां पे तो क्या बना? इक्विलिब्रियम। इवॉल्व भी कर सकता है, हीट की बहुत कम क्वांटिटी है, और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसमें क्वांटिटी ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इसका मतलब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था, अंदर के टेम्परेचर। सिंपल सी चीज है कि हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तो क्या होगा कि ये पिस्टन तो धीरे 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 ऊपर जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। एक बार स्टेप ये बनेगी, फिर एक बार ये बनेगी, एक बार ये बनेगी, एक बार ये बनेगी, एक बार ये बनेगी, एक बार ये। इस टाइप से इनफाइनाइट स्टेप्स के अंदर ये पिस्टन यहाँ पे आ सकती है फाइनल स्टेप में। ये इसकी इनिशियल स्टेप थी और हर स्टेप में उस सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, सिस्टम सराउंडिंग के साथ क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या कंडीशन रहेगी कि फाइनल स्टेट में ही एक बार ये स्टेप बनी और एक बार ये स्टेप बनी, फाइनली यहां पे आ गया। ये इसकी फाइनल स्टेट है क्योंकि हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करी उसने। अब मैं कह रहा हूं कि इतनी हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है, फिर भी ऊपर पिस्टन क्यों चली गई? इसका एक जनरल एग्जांपल देता हूं मैं। जो इंजेक्शन होता है उसके पीछे की जो सिरिंज होती है वो इस टाइप की होती है, उसमें पिस्टन लगी होती है। यहाँ पे हम उंगली लगा लें उसकी निडल को हटाने के बाद और पिस्टन अंदर की तरफ है, उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ एयर के पार्टिकल होंगे। हमने पिस्टन को बाहर की तरफ खींचा, यहाँ तक लेके आए, फिर वापस छोड़ दिया। तो जो इसकी इनिशियल स्टेट थी ये, इससे कुछ एक्सपेंड होगी, पिस्टन ऊपर आ चुकी होगी, लेकिन एक्सपेंड बहुत कम होगी। एक बार हमने उंगली लगाई, उंगली लगाने के बाद बाहर खींचा और छोड़ दिया, पिस्टन वापस जाएगी। एयर अंदर नहीं आई है, लेकिन पिस्टन उस पोजीशन पे नहीं जाएगी जिस पोजीशन पे वो इनिशियली थी। दोबारा ऐसा किया, फिर छोड़ दिया, तीसरी बार ऐसा किया। हर बार में वही गैस एक्सपेंड होती चली जाएगी। गैस की क्वांटिटी उतनी रहेगी, लेकिन हर बार में क्या होगा? गैस एक्सपेंड होगी। गैस का मीन फ्री पाथ हम बढ़ा रहे हैं, पार्टिकल को हम एक बार दूर कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, तो पार्टिकल उतने पास नहीं आ पाएंगे, तो गैस एक्सपेंड होती चली जाएगी। ऐसा हम अगर 100 टाइम्स करें तो पिस्टन लगभग इस पोजीशन में आ जाएगी। वही कंडीशन यहाँ पे है। इतनी हीट एब्जॉर्ब की, इवॉल्व की, जब एब्जॉर्ब की तो पिस्टन ऊपर आई, इवॉल्व की तो उतना उसी कंडीशन में नहीं आई, थोड़ा सा एक्सपेंड कर गई।
तो इस टाइप से ये फाइनल तक पहुंचने पहुंचने इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगी और ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कैसे होगी? इरिवर्सिबल। और ये प्रोसेस कैसे होगी? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है और आइडियल होती है कि ऐसा हो, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कि ऐसा हो रहा होगा, हो पाएगा। तो ये जो प्रोसेस कैसे होगी? आइडियल। और ये प्रोसेस कैसे होगी? नॉन आइडियल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में बेसिक डिफरेंस ये है। अब रही बात ये कि इसने तो इतनी हीट एब्जॉर्ब करके इतना वर्क किया कि वॉल्यूम यहां से यहां तक इसने एनकरेज कर दिया, और इसने हीट एब्जॉर्ब ही नहीं की, इतनी एब्जॉर्ब की, इतनी इवॉल्व भी कर दी और फिर वर्क किया इसने। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही और फिर भी वर्क हो रहा है। तो आइडियल प्रोसेस है, हमेशा ही रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। ये थी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल। मैं 6 नंबर में बात कर रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होकर दूसरी स्टेट में, तीसरी स्टेट में, चौथी स्टेट में, पांचवी स्टेट में होती हुई फाइनली इनिशियल स्टेट में आ जाए, यानी पूरी एक साइकिल बना ले, उसको हम नाम देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस में 2 से ज्यादा स्टेप होगी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट से चली सेकंड में आ गई, सेकंड से वापस फर्स्ट में आ गई, तो वहां तो रिवर्सिबल हो जाएगी। फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फिर फर्स्ट में आ जाए तो साइक्लिक हो जाएगी। यानी साइक्लिक जो प्रोसेस है उसके लिए 2 से ज्यादा स्टेप्स होंगी। यानी प्रोसेस इन विच process starts from initial state and passed through more than 2 steps and come back to initial state is called cyclic process. प्रोसेस को नाम देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में होगा क्या कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी। इन साइक्लिक प्रोसेस initial and final states are equal, सेम होती हैं इसमें। यानी सिस्टम ए से स्टार्ट हुआ, पहले बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया और डी से वापस ए में आ गया। 2 से ज्यादा स्टेप है, मैंने यहाँ पे 4 स्टेप दिखा दिए। ये इसकी इनिशियल स्टेट भी थी और ये इसकी फाइनल स्टेट भी है। देन प्रोसेस को हम नाम देंगे यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। मींस इनिशियल जो प्रेशर था वही फाइनल प्रेशर है, इनिशियल टेम्परेचर था फाइनल टेम्परेचर भी वही है, इनिशियल वॉल्यूम था फाइनल वॉल्यूम भी वही है। यानी कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो थी फाइनल इंटरनल में, सारी प्रोसेस के अंदर सारी फिजिकल क्वांटिटी एक सेम है, इनिशियल और फाइनल की। तो उस कंडीशन में स्टेट फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पाथ पे तो डिपेंड करते ही नहीं है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। मींस सभी स्टेट फंक्शन में चेंज जो आएगा वो 0 हो जाएगा। इन साइक्लिक प्रोसेस all state functions चेंज की बात कर रहा हूं, will be 0 due to initial and final states are same. मीन्स डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज 0 हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो जाएगा, प्रेशर में चेंज 0 हो जाएगा, वॉल्यूम में चेंज 0 हो जाएगा, एंट्रोपी में चेंज 0 हो जाएगा,
इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज भी जीरो हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी जीरो हो जाएगा। मीन्स सभी स्टेट फंक्शन में चेंज साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट में सभी चीजें सेम रहेंगी, तो उस कंडीशन में जो चेंज आएगा वो जीरो हो जाएगा। ये थी साइक्लिक प्रोसेस। ये थी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं जो हीट या फिर हीट से रिलेटेड जो एनर्जेटिक टर्म है उनकी, जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। इंटरनल एनर्जी, डिनोटेड बाय इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय U और E, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U और डेल्टा E। होती क्या है इंटरनल एनर्जी, आपको बता रखा है मैंने, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जो उसमें सब्सटेंस प्रेजेंट है, उस सब्सटेंस में मॉलिक्यूल भी होंगे, एटम भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, केमिकल बॉन्ड भी बने होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जितनी भी एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट है, सभी एनर्जीज का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। इन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मैटर के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, उनके सम को हम क्या नाम देंगे, इंटरनल एनर्जी। मीन्स इट इज सम ऑफ all types of energy present in system like bond energy, kinetic energy, particles की potential energy, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रिपल्सन, अट्रैक्शन एनर्जीज, and so on. Means डेल्टा U और डेल्टा O, डेल्टा E, हम डेल्टा E से इग्नोर करेंगे इसको आगे, डेल्टा E से भी हम इसको कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस बॉन्ड प्लस अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन प्लस में पार्टिकल्स की जो भी एनर्जीज हैं सभी का सम, उसको हम नाम देते हैं, सभी के सम के अंदर जो चेंज आता है उसको नाम देते हैं, यानी कि इंटरनल एनर्जी या फिर U की बात कर रहा हूं मैं, E और U इसके इक्वल होगा। हम केवल इतनी सारी एनर्जीज को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं किसी सिस्टम के लिए, तो उस कंडीशन में हम केवल उनका चेंज कैलकुलेट करें। किसी सिस्टम में कितनी इंटरनल एनर्जी है ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी सिस्टम में कितनी एनर्जी है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सिस्टम की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाया, इवॉल्व कर पाया, उसके उस चेंज को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। मीन्स चेंजिंग इन changing in internal energy in process can be calculated. The whole internal energy
of system cannot be calculated. कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ये सभी एनर्जीज का सम है, इसलिए हम केवल चेंज कैलकुलेट कर पाते हैं इसके लिए। केवल चेंज कैलकुलेट कर पाएंगे, मीन्स डेल्टा ई और डेल्टा यू कैलकुलेट कर पाएंगे, विच इज इक्वल टू डेल्टा ई और डेल्टा यू ऑफ काइनेटिक प्लस डेल्टा ई और डेल्टा यू ऑफ पोटेंशियल प्लस डेल्टा ई ऑफ रोटेशनल प्लस डेल्टा ई ऑफ वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई ऑफ बॉन्ड प्लस डेल्टा ई ऑफ रिपल्सन प्लस डेल्टा ई ऑफ अट्रैक्शन एंड प्लस में डेल्टा ई ऑफ साउंड। इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, केवल हम चेंज को कैलकुलेट कर पाते हैं, विच इज इंटरनल एनर्जी। यानी कि इंटरनल एनर्जी को, होल इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी एनर्जीज का ही सम होती है, लेकिन चेंज को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। सेकेंड टर्म इज हीट। हीट भी एक टाइप की एनर्जी है जो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग के सिस्टम की तरफ फ्लो करती है। डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उधर से, जिसका टेम्परेचर कम होता है उधर की तरफ हीट का फ्लो होता है। मीन्स इट इज टाइप ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। हीट फ्लो फ्रॉम, यानी कि हीट एक एनर्जी का टाइप है जो हमें ये एक्सप्रेस करता है कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और किस बॉडी का टेम्परेचर कम है। यानी कि हमेशा ही फ्लो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इसके साइन भी अलग अलग हो जाएंगे। अभी मैंने बताया कि अगर हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम के लिए कैसे, हम सारी चीज सिस्टम के लिए ले रहे हैं, सराउंडिंग के लिए नहीं ले रहे हैं। यानी कि इफ हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम साइन की बात कर रहा हूं मैं, देन Q is greater than 0 means positive for system। सिस्टम के लिए यही चीज सराउंडिंग के लिए नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम के लिए वो हीट पॉजिटिव है। इफ हीट इवॉल्व बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट को इवॉल्व करता है तो सराउंडिंग की तरफ करेगा, देन Q is less than 0 देन नेगेटिव फॉर सिस्टम। सिस्टम के लिए वो हीट नेगेटिव हो जाएगी। अगर सिस्टम हीट को बाहर निकाल देता है तो वो नेगेटिव हो गई सिस्टम के लिए। सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सिस्टम के लिए पॉजिटिव हो गई। और हीट का फ्लो हमेशा ही हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। यानी कि हीट के फ्लो से हम बता सकते हैं कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो किसका कम, या फिर बॉडी के टेम्परेचर से हम बता सकते हैं कि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उधर से जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उसकी तरफ हीट का फ्लो होगा। कहने का मतलब सपोज करो कि आपके पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है और ये एक ये है, एक छोटा है एक बड़ा है। इस सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो इसमें हीट की क्वांटिटी मींस Q वो सपोज करो 100 कैलोरी है और टेम्परेचर इसका है वो सपोज करो यहाँ पे
25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंदर हीट की क्वांटिटी Q विच इज 50 कैलोरी है या 500 कैलोरी लगा लो, लेकिन टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान देना, जैसे ही दोनों बॉडी को हम टच में लेके आएंगे, दोनों बॉडी को हम आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे, तो हीट का फ्लो होगा। इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देन हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हमेशा ही हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों के बीच में या दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो, थर्मल इक्विलिब्रियम ना बने, तब तक ये फ्लो करेगा इसकी तरफ। जबकि इसकी हीट ज्यादा और इसकी हीट कम, फिर भी हीट ज्यादा इससे कम की तरफ फ्लो नहीं हो रही, टेम्परेचर ज्यादा से टेम्परेचर कम की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि हीट एक ऐसी क्वांटिटी है, क्योंकि हीट यहाँ पे क्या थी, टेम्परेचर तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गया यहाँ पे, टेम्परेचर जो प्रॉपर्टी है वो था इंटेंसिव, और हीट जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव। यानी हीट तो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, जिसका अमाउंट ज्यादा था उसकी हीट ज्यादा थी, जिसका अमाउंट कम है उसकी हीट क्या है, कम है। तो हीट तो कैसी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव, और टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है इंटेंसिव। इसलिए टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, टेम्परेचर जिसका ज्यादा था उधर से जिसका कम है उसकी तरफ हमेशा ही हीट का फ्लो होगा। इस लेक्चर में यहीं तक, आगे हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक देख लेना। थैंक यू।